स्वागत है डॉक्टर दर्शन पाल जी। किसान थैंक यू। आंदोलन पिछले 5 महीनों से चल रहा है। हालांकि आपके आंदोलन की पहली सफलता ये है कि पूरा भारत जान गया है कि ये कानून क्या है और किस तरह से ये प्रभावित करते हैं आम जनमानस को। मैं आज आपसे बात हम करना चाह रहे हैं। दरअसल ये पहले से ही जो कृषि का व्यवसायीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मानते हैं कि उसी की कवायद है ये और उसी का ये पीक है। आप इसको कैसे देखते हैं इन कानूनों को उस प्रोसेस के साथ जोड़ के? देखिए मैं तो मेरा संगठन भी, पंजाब के संगठन भी, ऑल इंडिया में भी ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी जो बना हुआ है, ये ऑलरेडी बहुत सारे जो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की गई पिछले समय में, खास करके पूरे बिजनेस जो है एग्रीकल्चर में, उसको वो सीड है या सीड के अलावा मार्केटिंग में जो कुछ कोशिश की गई लाने, तो हम ये देखते हैं कि पहले से जब से ये डंकल ड्राफ्ट आया, डब्ल्यूटीओ आया, इन भी जितने एग्रीमेंट किए, तो उसके बाद एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो हुए और उनको व्यवहारिक रूप में लाने के लिए ये 3 कानून जो हैं, 3 कानूनों को लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की एक्टिविटी, फिर एग्रीकल्चर मार्केट, फिर एग्रीकल्चर मार्केट के बाद पूरा कैसे पूरा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको स्टोरेज करना, उसको मार्केट करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सबको ध्यान में रखते हुए ये 3 कानून जो है गवर्नमेंट लाई है। और अल्टीमेटली ये पूरे एग्रीकल्चर, ये मैं कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर को एक पूरा कमर्शियल एंगल से, पूरा कॉरपोरेट हाउसेस के एंगल से उसको उनका दबाव है, उनके लिए है, उनका जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एनगल्फ करना एक एक करके, तो उसमें ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर जो कॉस्ट है, इनपुट्स है, उसमें तो पहले ही उनका पूरा कंट्रोल है। सीड, मशीनरी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कॉर्पोरेट हाउसेस। लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में अभी भी देश में जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, मिडिल फार्मर्स, एक इस तरह का एग्रीकल्चर सेक्टर है जो पूरे देश के लोगों को एक तरह का उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि उनको काम मिलता है, उसमें एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है उसमें, और दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर फॉर देयर डे टू डे लाइवलीहुड। सो इन दैट कंटेक्स्ट उससे भी उनको निकालने के लिए अभी ये गवर्नमेंट जो है 3 कानूनों को लाया है। उसी कंटेक्स्ट में भी मैं भी या हमारे मोर्चे के लोग जो है उसको देखते हैं, इसीलिए इसका विरोध भी हो रहा है जो बाहरले देशों में हुआ। तो उसमें भी हमने देखा कि कैसे किसानों को एक पॉवर्टी लाइन के नीचे ले जाके धकेल दिया, या किसानों को किस तरह से सुसाइड्स करने के लिए मजबूर किया। ऑलरेडी इंडिया के फार्मर तो ऑलरेडी दे आर ऑन द पाथ ऑफ कमिटिंग सुसाइड्स, या बहुत बड़े क्राइसिस में है एग्रीकल्चर में। मैं नहीं कहता कि बाकी इंडियन सोसाइटी क्राइसिस में नहीं है, वो भी क्राइसिस में है, लेकिन एग्रीकल्चर में जिस तरह का क्राइसिस ऑलरेडी आगे बढ़ रहा था, उसको रिजॉल्व करने की जगह उसको कॉरपोरेट के सामने एक उस तरह से दे देना प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो एक अपने आप में बड़ा सुइसाइडल कदम जो गवर्नमेंट खोलने जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बात को अगर हम समझें उससे ही निकलता है कि हमारा जो कृषि संकट है वो अपने चरम पे है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ बदलाव भी चाहिए। ये बदलाव नहीं जो सरकार चाहती है। तो क्या आप प्रकाश डाल पाएंगे कि किसान, हम लोग भी कुछ बदलाव चाहते हैं, वो कौन से बदलाव हैं? क्योंकि बदलाव चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर में मैं दोनों तरह के मॉडल मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। वन, द मॉडल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें पंजाब है। सेकंड, वो मॉडल है जो आज भी हम बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में देखते हैं, जिसमें स्मॉल फार्मर जो है अभी भी
एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर में ही ज्यादा है। लेकिन मार्केट से कुछ ना कुछ हद तक वहां भी लोग जुड़ गए हैं फॉर देयर इनपुट्स एंड जो भी थोड़ा ओवर प्रोडक्शन होता है उसके लिए। लेकिन अगर देखें तो इंडिया में पर कैपिटा डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर जो है वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वन। सेकेंडली, इसका एक जो रूटीन जो मॉडल होना चाहिए वो ये होता है कि एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैनुअल पावर है, कैपिटल है, उसका बैलेंस इस तरह से होना चाहिए कि वो जब इन्वेस्ट होता है तो मैनुअल पावर जो है वो एक्सोडस के रूप में बाहर जाती है एग्रीकल्चर से। जो हुआ, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ। हमारे देश में क्या ये संभव है? बल्कि हम 2020 की बात कर रहे हैं, जब ये जो एक इस तरह का डेवलपमेंट हुआ, इस तरह का था कि मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस रूप में नहीं था। उस समय मेनली इंडस्ट्री में भी मैनुअल पावर की काफी जरूरत थी। वो चाहे कोल माइंस का काम था, या वो चाहे स्टील इंडस्ट्री का था, या उसके बाद जितने भी कंज्यूमर गुड्स है उसका था। मतलब कि आज की परिस्थिति में अगर वो मॉडल को हम देखते हैं, जो मॉडल पंजाब में हम देखे, पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में देखते देखते मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एग्रीकल्चर में इतना घुसपैठ कर गए हैं कि आज ह्यूमन बीइंग का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एग्रीकल्चर में बहुत कम रह गया। आप वो लेजर लेवलर देख लीजिए, आप वो ऑटोमेटिक ट्यूबवेल का जो स्विच है उसको देख लीजिए, आप देख लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर को देख लीजिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन द वे ऑफ कैपिटल जो इनपुट्स के रूप में हुआ है, इसने बड़े पैमाने पर किसानों और खेत मजदूरों को एग्रीकल्चर से बाहर कर दिया है। तो ये जो पूरे देश में अगर हम इस तरह का मॉडल को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से बाहर निकलेंगे। उनको कोई भी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में कोई जगह नहीं मिलेगी। तो वो लोग जाएंगे कहाँ फिर? जो लोगों के पास बल्कि ना तो थोड़ा बहुत जमीन होगा, ना कहीं काम होगा। अभी देख लीजिए, कोविड जब हुआ, कोविड कोरोना लॉकडाउन में जो लोग काम से बाहर निकले, वो इंडस्ट्री से निकले या खेत से बाहर निकले, वो माइग्रेंट लेबरर जो बिहार, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की वो जा रही थी अपने घरों को, तो उनके पास खाने के लिए, उनके पास कोई भी सब्सिस्टेंसी के लिए कोई चीज नहीं थी। जिसको अल्टीमेटली जो सरप्लस पैदा हुआ था ऐसे जगह से, उसको ही गवर्नमेंट को उनको देना पड़ा। बल्कि उनके पास सचमुच में अपने तरफ से कुछ नहीं था। तो ये जो लोग इस तरह के आएंगे, जो अनएम्प्लॉयड लोग आएंगे मार्केट में, उनका होगा क्या? तो मेरा ये मानना है कि ये जो पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो मॉडल डेवलप हुए हैं, या पंजाब का मॉडल हमारे सामने है, इसको देखते हुए हम ये सोचते हैं कि अगर अगर मैनुअल लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर अगर हमारे देश में अगर रहता है, या उनके लिए कोई इस तरह का इनकम के साधन अदरवाइज नहीं है, तो ये मॉडल को, कॉर्पोरेट मॉडल को या कैपिटल इंटेंसिव मॉडल को लाना, इम्पोज करना, ये लोगों को अल्टीमेटली सुइसाइड्स और एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेला है इसमें। तो इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पूरा इस तरह से सोचना चाहिए। सब्सिडी देना एक बात है, सब्सिडी भी उसको देंगे जो ऑलरेडी किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। सब्सिडी या फिर एक रेगुलर एक एश्योर्ड इनकम जो है लोगों को मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेगी? वो जो अनएम्प्लॉयड है उनको अनएम्प्लॉयड उसके रूप में मिल सकता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग का जो प्रोडक्टिविटी में अपना एक जो रोल है,
उसको छोड़ के वो एक पैरासाइट की तरह खाता रहे, ये भी ठीक नहीं है। उसको काम में लगा रहे, उस काम में लगे प्रोडक्शन करते हुए उसको एक ऑनरेबल लाइफ जो जीने का टाइम मिले, दैट शुड बी द गोल ऑफ द सोसाइटी, गोल ऑफ द स्टेट। उसकी जगह अगर वो मशीनों को, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री को लेके ह्यूमन बीइंग को बाहर निकाल के उसको पैरासाइट की तरह रखते हैं, ये ठीक नहीं है। उससे अच्छा तो हमारा एक जो है कि एक एक इज्जतदार लाइफ जो है, ऑनरेबल लाइफ हो जो है, वो अगर ह्यूमन बीइंग को नहीं मिलेगी तो वो तो एक तरह का जैसे फिर पशु को खिला दिया, एक जानवर को खिला दिया, उस तरह से खिलाने वाली बात है, वो ठीक नहीं है। मॉडल वही होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर की सब्सिडीज को कंटिन्यू करना चाहिए, एग्रीकल्चर में लोगों को काम मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर में होती प्रोडक्शन की प्रॉपर मार्केटिंग और प्रॉपर उसका जो उनको जो दाम है वो मिलना चाहिए। ये अगर नहीं रहता है, वो मार्केट फोर्सेस के उस पर छोड़ दिया जाता है, या उसको एक एक्सट्रीम किस्म का जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके सामने छोड़ दिया जाता है, तो ये जो लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, इनका जो इतनी ताकत है, ये लोगों को बाहर निकाल देंगे। और इसके इसके लिए जिम्मेदारी मैं ये कहना चाहता हूँ, बीइंग एक टेक्निकल ह्यूमन बीइंग होने के चलते हुए भी, जैसे आज है कोरोना, कोरोना का एक अटैक हुआ, तो कोरोना में क्यों ये 45 साल से जो लोग ज्यादा है उनको इंजेक्शन दिया जाएगा, 60 साल से ऊपर वाले को इंजेक्शन दिया जाएगा, ये क्यों है? बिकॉज दे आर वल्नरेबल टू कोरोना। सिमिलरली सोसाइटी में जो इकोनॉमी, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जो वल्नरेबल है, वीकर सेक्शन है, जो लोगों को प्रोटेक्शन और हेल्प का जरूरत हमेशा रहता है, जिसमें वो लोग हैं जिसके पास कोई जायदाद नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, काम नहीं है, उनके पास उतना इनकम नहीं है जो प्रेजेंट सिस्टम, तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनको उनके लिए वो तमाम सहयोग के लिए पॉलिसीज बनाना, जैसे हम बच्चे और बूढ़ों के लिए जो कुदरत के जो भी हमला है, धूप है, ठंडी है, बीमारी है, कुपोषण है, उसके लिए हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह से समाज में भी एक सेक्शन है जिसमें किसान भी है, पर्टिकुलरली वो किसान जो मार्जिनल है, गरीब है, मिडिल पेजेंट है। इवन आज तक तो हमारे जैसे प्रांत में तो 10-15 एकड़ तक के किसान जो है उनको भी एक प्रोटेक्शन की, सब्सिडीज की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। तो इसमें हमारा ये मानना है कि अगर स्टेट उस तरह की पॉलिसीज नहीं लेगी, उस तरह की डेवलपमेंट मॉडल नहीं लेगी, बल्कि उसको खुला छोड़ देगी मार्केट फोर्सेस के ऊपर, उसको जो डेवलपमेंट साइंस का हो रहा है उसके ऊपर छोड़ देगी, तो धीरे धीरे ये लोग जो हैं, ये किसान भी, मजदूर भी, इन्हें मतलब के समाज में इनको इस तरह का हालत बन जाएगी कि ये जो जैसे जो लोगों के पास काम नहीं होगा, वो कहाँ से खाएंगे, वो कहाँ से इलाज कराएंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से अपना मकान बनाएंगे। तो ये सिचुएशन में ऐसे लोग चले जाएंगे जो गए भी हैं पिछले समय में, बड़े पैमाने पर गए हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी से फिर मौत और जिंदगी में मौत को प्रेफर किया है और अल्टीमेटली सुइसाइड्स करने के लिए मजबूर हो गए। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का मॉडल जो होना चाहिए, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट, कि क्या 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 वो एक रॉबर्ट जैसा इंसान होना चाहिए, या सचमुच में इंसान होना चाहिए जिसके एक दिमाग भी है, जो हंसता है, जिसके इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, दुख भी होता है उसको, खुश भी होता है, बल्कि उस तरह के इंसान को एक जिंदगी के अंत तक हमें ले जाना है, या एक मैकेनाइज्ड ह्यूमन बीइंग बनाना है जिसको हम खाने के लिए कुछ दे देंगे और उसके बाद उसका पूरी जो बाकी की दूसरी चीजें हैं समाज में उसकी जरूरत, उसमें समाज की या सरकार की या स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि मॉडल बहुत तो होना चाहिए एक बहुत परफेक्ट ह्यूमन महत्वपूर्ण बीइंग कैसे रहे। बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट आपने टच किया है इसमें। बट अब ब्रीफली हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार तो अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल हट रही है। वो तो ये बोल रही है कि एमएसपी जो राजनाथ सिंह भी बोल रहे हैं कि संभव ही नहीं है।
आप इसको कैसे देखते हैं कि सरकार की, मैं रोल नहीं बोलूंगा, जिम्मेवारी, ब्रीफली अगर आप बता पाएं अगले 2 मिनट में कि उसकी क्या जिम्मेवारी है, हम क्या देखते हैं, किसान क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बात को पहले को कंटिन्यू करता हूँ कि सिविलाइज्ड सोसाइटी में जब स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आई, तो स्टेट को हर व्यक्ति से लेकर पूरे व्यक्तियों के समूह की जिम्मेदारी लेनी, उसकी मॉरल बाइंडिंग है ये, और उसकी लीगल बाइंडिंग है ये, और उसकी एक डेवलपमेंट से जो जिस तरह से स्टेट बनी है उसकी बाइंडिंग उससे आती है। तो इसमें वो एमएसपी का इशू है या इरिगेशन का इशू है या उसके पूरे एक ह्यूमन बीइंग या फार्मिंग कम्युनिटी की प्रोटेक्शन का इशू है, तो इसको स्टेट छोड़ के जा नहीं सकती, ना हमें जाने देना चाहिए इसको। क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव युग में जो कॉरपोरेट्स का जो मोनोपोलाइजेशन हो रहा है, और कॉरपोरेट जो स्टेट के साथ मिलके पूरी पूरी प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो भी डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन बीइंग ने किया है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये हमारे जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है, किसानों में, मजदूरों में, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स में, दे शुड, बल्कि उन्हें चैलेंज करना चाहिए। क्योंकि एमएसपी एमएसपी जब हम आम कहते हैं तो ये एक शब्द के रूप में नहीं है, बल्कि किसान वो लोग जो हैं वो पैदा करते हैं जो पैदावार ह्यूमन लाइफ के लिए एक नेसेसिटी ही नहीं, बल्कि एक इंडिस्पेंसेबल है ये। बल्कि किसान की मेहनत से पैदा होने वाली चीजें जो है, दैट आर इंडिस्पेंसेबल टू लाइफ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन द वॉर्म ऑफ द मदर। द बच्चा जो है उसको किसान की या मजदूर की पैदा की हुई चीजों के द्वारा ही जिंदगी जो है आगे बढ़ती है, और 9 महीने के बाद वो बच्चा पूरा पैदा होता है। और 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा होके आगे मौत की तरफ बढ़ता है, जवान होता है, तब भी हम देखते हैं कि उसमें भी हर पल, हर रोज उसको वो तमाम जो पैदावार की चीजें हैं वो उसकी जिंदगी को कंटिन्यू करने के लिए ही अपना रोल अदा करती है। और ये जो पैदा की हुई चीजें हैं, इसको एमएसपी ना देना, उसकी मेहनत को प्रोटेक्ट ना करना, उसकी प्रोडक्शन की जो रेलिवेंसी टू द लाइफ है उसको रिकॉग्नाइज ना करना, और बल्कि उसको एक ऐसे बोलना कि एक एटम बम बनाने वाला जो आदमी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या इसी तरह से जो भी डैमेजिंग चीजें पैदा करने वाले जो लोग हैं, उनको इस स्टेट में ज्यादा उसको वैल्यू देना, और जो जो लोग लाइफ को प्रोटेक्ट करने में, लाइफ के ओरिजिन में अपना रोल अदा करते हैं, लाइफ को डेवलप करने में रोल अदा करते हैं, वो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको एक तरह से साइडलाइन करने की जो एक कोशिश है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि फार्मिंग कम्युनिटी एज एग्रीकल्चर लेबरर एंड लैंडेड फार्मर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर्स, दे आर वेरी स्टेक होल्डर्स इन दिस होल प्रोसेस ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इसका डेवलपमेंट में। तो उस जी, नजरिए से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे उनकी प्रोडक्ट्स की, उनकी असल में उनकी मेहनत की वैल्यू का सवाल है मेहनत ये। की वैल्यू को। एक डॉक्टर 2 मिनट में, 3 मिनट में 1,000 रुपए का जो अपना बिल जो बना देता है, लेकिन एक फार्मर की पूरे दिन की मेहनत जो जिंदगी के लिए जरूरी चीज पैदा करता है, उसकी जो मेहनत को वैल्यू कैसे किया जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। कौन करता है ये? समाज करता है, समाज में स्टेट करती है। तो इसमें जब स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर की बात आती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फार्मर की मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उसकी स्किल्ड लेबर जो है, उसकी वैल्यू जो है इम्पोर्टेंटली कैलकुलेट होनी चाहिए। वो कैलकुलेट नहीं होती है। उसमें एक चीज है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो स्वामीनाथन कहा था कि 50% वो दे के एमएसपी कैलकुलेट होना चाहिए, एमएसपी प्लस। वो भी ना देना, ये अपने आप में एक राजसत्ता का एक जिम्मेदारी से भागने की बात है। हमें अपने संघर्ष के जरिए उसको वापस करना होगा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़के उसको अपनी जगह पे लाना होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेबर ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी
इसकी वैल्यू प्रॉपरली कैलकुलेट होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट ऑन ऑन द बेसिस ऑफ इट के ये इसका रोल क्या है पूरी समाज की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस नजरिए से एमएसपी के मुद्दे को हम छोड़ना जो सरकार का है, इट्स बल्कि राज सत्ता को जब वो स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, इसका लेबर इतना होगा, इसका इतना होगा, ये कैलकुलेट करते हैं, तो उनको किसान वाले मसले में भी बहुत सीरियसली और सिंसियरली इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के उसमें इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी आती है। और हमारा ये है कि हम इस चीज को एक्चुअली प्रॉपरली फोकस भी नहीं कर पाए हैं, जो किसान लोग हैं, किसान संगठन है, या एग्री इकोनॉमिस्ट भी हमारे इसको फोकस नहीं कर पाए कि हाउ द लेबर वैल्यू ऑफ द लेबर शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दैट लेबर इज प्रोड्यूसिंग। तो उस नजरिए से मेरा ये मानना है कि आपका सवाल एकदम जायज है, और इसमें हमें अपनी पूरी ताकत लगाना चाहिए कि इसको मेंटेन करना चाहिए, और सस्टेन करवाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर पूरा प्रेशर डालना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये पूरा का पूरा आंदोलन है, आपने बोला है ये गैर राजनीतिक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्सेदारी इसके ऊपर नहीं है, किसी की वो नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। पर इसके राजनीतिक प्रभाव जरूर होंगे, जो हम देख भी रहे हैं। तो मेरा सीधा प्रश्न यही है कि आपको क्या लगता है कि ये पूरा जो किसान आंदोलन है, ये जो बीजेपी और कंट्रोल्ड बाय आरएसएस, जिसको लगता था कि वो उसको कोई हरा नहीं सकता है, कैसे आप देखते हैं इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन? क्या इसको भाजपा को राजनीतिक तौर पर इसका क्या नुकसान होने जा रहा है कि इस आंदोलन के क्या राजनीतिक प्रभाव होने जा रहे हाँ, हैं? देखिए पहले पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि ये एक्चुअली राजनीतिक हमला ही है जो देश और किसानों के ऊपर कॉरपोरेट्स ने और बीजेपी जो इसको आरएसएस गाइड करता है, उन्होंने किया हमारे ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा बोल सकते हैं हम कि ये किसानों और देश के लोगों के ऊपर कॉरपोरेट और बीजेपी, कॉरपोरेट है एक पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज, और पॉलिटिकली बीजेपी, उन्होंने मिलकर किया। या ऐसा बोल सकते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म का हमला है देश के लोगों के ऊपर। ये एक पॉलिटिक्स है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो हमारी जो लड़ाई उसके खिलाफ है, उसका भी एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। हालांकि किसानों की इस लड़ाई में कोई पॉलिटिकल दल जो है, पॉलिटिकल पार्टीज वो सामने नहीं है, लेकिन इसका एक राजनीतिक इम्पोर्टेंस तो है इस लड़ाई का। दूसरी बात ये है कि देश में मुझे लगता है कि पिछले 7 साल में जब से मोदी रजीम आए हैं, तब से इन्होंने जितने भी पॉलिटिकल अटैक्स लोगों के ऊपर किए हैं, जितने भी बल्कि ऑल द पॉलिसीज दे हैव जो लाए इन्होंने, तो उसके खिलाफ फर्स्ट टाइम एक ऐसा आंदोलन है जो आंदोलन ने देश के किसानों को तो एकजुट किया ही है, और देश के लोगों को भी एक किसान के पक्ष में लाके खड़ा करने की कोशिश की है, और कोशिश में एक हद तक सफल भी हुआ है ये आंदोलन। और तीसरा, इसने किसानों के मुद्दे जो हैं उनको देशव्यापी रूप में, खास करके एमएसपी का मुद्दा और 3 कानूनों, एमएसपी का मुद्दा तो खास करके पूरे देश के किसानों के मुद्दे के रूप में ये फोकस हुआ है। ये फोकस हुआ है, हो गया है, और फ्यूचर में इसके ऊपर किसानों की लड़ाई जो बल्कि कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगी। और चौथा जो है, इसमें मैं बल्कि मुझे ये लगता है, हालांकि हो सकता है किसी के मतभेद हो, मुझे ये लगता है कि इस लड़ाई से, इस विरोध में जैसा ये पूरे देश में फैला, इसमें जो एक ऑफेंस मोदी गवर्नमेंट की तरफ से लगातार देश में एक कम्युनल कम्युनल जो डिसहार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कम्युनल एक तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसका जो ये हथियार है, उसका ये जो औजार था, उस औजार को एक हद तक ब्लंट करने या रोकने का इस आंदोलन ने भूमिका निभाई है। और इसमें मुझे ये लगता है, अगर मुझे लगता है
कि राजनीतिक दल बेशक इस आंदोलन में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मैं ये आपके लेफ्ट वर्ड के जरिए कहना चाहता हूं कि आज जितने भी हमने फर्स्ट डे से कॉल दिया था कि जितने भी एनडीए के पार्टनर्स हैं उसमें बीजेपी और दूसरे पार्टनर्स हैं, उसके विरोध में देश में एक बड़ी मूवमेंट हमको बनानी चाहिए और वो बनाने की हमने पूरी कोशिश की। खास करके देखिए पंजाब में, हरियाणा में बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके खिलाफ लोगों का रोड्स के ऊपर आना, घेराव करना, बायकॉट करना, नंबर 1। दूसरा, साथ एक पर्टिकुलर सिंबॉलिकली हमने कॉल दिया था, आज भी है, कि अंबानी और अडानी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का भी बायकॉट किया जाए। तो ये जो पॉलिटिकली भी अटैक पे ऊपर लाए हम उनको, और खास करके फिर दोनों बड़े हाउस, हमारा ये कहना है कि ये दोनों को लेकर जो फर्स्ट डे से हम लाए थे, इसको अभी भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज और दल हैं इस देश के, हमें लगता है कि उन्होंने प्रॉपरली इस आंदोलन के प्रति अपनी जो एक ईमानदारी से भूमिका बनती थी वो नहीं निभाई है। वो चाहे लेफ्ट पार्टीज हैं, वो चाहे रीजनल पार्टीज हैं, अकाली दल है या समाजवादी पार्टी है या इस तरह से दूसरे टीडी ये अपना तेलंगाना टीआरएस है या वो तमिलनाडु के हैं। तो ये पूरी रीजनल पार्टीज को और ऑल इंडिया पार्टीज को, ऑल इंडिया लेवल में भी और रीजनल लेवल में भी उन्हें मिलके बैठना चाहिए। और देश में किसानों के इस आंदोलन ने जो एक हद तक मूवमेंट को आगे ले आए हैं, उस आंदोलन की सपोर्ट में बाहर रहते हुए पार्लियामेंट के ये आज भी देना चाहिए कि वो पूरे देश में इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएं। सॉलिडरिटी नहीं, देखिए किसानों के मुद्दे में ये देशव्यापी हैं। कॉरपोरेट का हमला देशव्यापी है, ये एमएसपी का मसला देशव्यापी है। जहां भी हर हर रीजनल पार्टी का किसानों के अंदर बेस है, हर रीजनल पार्टी के किसानों के संगठन बने हुए हैं। तो वो तमाम किसानों के संगठन जो नॉर्दर्न इंडिया के बाहर, ईस्टर्न इंडिया में, साउदर्न है, वो किसान संगठनों को एक्टिवली इस आंदोलन के साथ जुड़ के वहां भी, जैसे हमने यहाँ दिल्ली के घेराव किए हुए हैं, वहाँ स्टेट कैपिटल में गवर्नर हाउसेज हैं, वहां घेराव करते, वो वहां अपनी मूवमेंट खड़ी करनी चाहिए अब भी। तो ऐसा मैं आपके मीडिया के जरिए ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम किसान आंदोलन वाले लोग इसलिए अपने मंचों से एड्रेस करने नहीं देते कि हमारे सरकार के साथ एकजुट ले जाने में फिर उसकी बाधा पड़ती है। लेकिन आंदोलन के पक्ष में इन पॉलिटिकल दलों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, और लोगों को कॉल देना चाहिए कि आओ किसान आंदोलन के पक्ष में पूरे देश के नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए दल जो है वो सपोर्ट में आए। उस नजरिए से मुझे लगता है ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं बनेगा, किसानों का आंदोलन ही रहेगा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है एक इफेक्टिव पॉलिटिक्स के रूप में जो बीजेपी पॉलिसीज ला रही है उसका विरोध रहेगा। और बीजेपी पॉलिसीज केवल ये नहीं ला रही है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कारपोरेट के पक्ष की, वो पूरे देश को वैसे भी एक कम्युनल उसमें आग में धकेल रही थी, धकेल देगी अगर इस तरह का आंदोलन नहीं बनेंगे। उस नजरिए से मुझे लगता है कि हमारा आंदोलन ने जो नॉन पॉलिटिकल रहने का टैक्टिक्स अडॉप्ट किया, ये एक तरफ से ठीक है, और दूसरी तरफ से टैक्टिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज को, दलों को जो इस आंदोलन के सपोर्ट में आना चाहिए था, एंटी बीजेपी, एंटी आरएस, एंटी एनडीए, वो भी आए तो एक अच्छा सिनर्जिस्टिक के समाज और राजनीतिक माहौल के ऊपर, जो मुझे आज की समय कुछ कम दिखाई नहीं दिया किसान आंदोलन के लोगों के नुमाइंदे के रूप में। मेरी ये इच्छा थी शुरू से, आज भी है, कि ये दल जो है एक्टिव भूमिका निभाए। डॉक्टर साहब, अभी अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरा देश हाथ लगा के बैठा है, कोरोना अपनी पीक पे, सरकार का ऑपरेशन क्लीन, पर बहुत ही माकूल जवाब किसानों का कि हम कोरोना में भी आम जनता के साथ हैं
वॉलंटियर से लेके खाने से लेके जो भी मदद होगी वो दिल्ली को नहीं अलग अलग इलाकों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीका। जनता लोग ये आशा कर रहे हैं कि आंदोलन यहाँ से किस दिशा की तरफ जाएगा और कैसे आगे बढ़ेगा, और कैसे आप इस परिस्थिति को देख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ाना है आंदोलन को और देश को इससे निकालना है। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ। हाँ, देखिए, ये सच बात है कि कोरोना जो है इसकी सेकंड वेव काफी नुकसान कर रही है लोगों का। और हम जो किसान लोग यहाँ बैठे हैं, हम इस चीज को मानते हैं, इसीलिए हमने अपने किसानों को पूरा जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो काढ़े बना के पीने का, अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी वगैरह की रेगुलर डोजेस बल्क में लेके हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगों को मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, और मास्क प्रोवाइड करने के साथ लोगों को कोशिश हम यही है कि अपना डिस्टेंस बना के रखो, अपने सैनिटाइजेशन रेगुलरली करो, हाथ धो साबुन के साथ। तो ये प्रिवेंशन के साथ हमारा ये भी है कि आंदोलन की जगह के ऊपर जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हमारे सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, उनके साथ भी हम ऐसी ही बैठक करके वही कोरोना की सावधानियों को, कोरोना की प्रिवेंशन के स्टेप्स को लेने के लिए किसानों को बताया जाए। और वैक्सीन के लिए भी हमारा ये अपील है लोगों को कि वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन के कैंप लगे हुए हैं, तो वहां जो भी किसान चाहे वो लगवा सकता है, जाके वैक्सीनेशन करवा सकता है। एक दूसरा ये है कि हमारी तरफ से ये कोशिश है कि हम दिल्ली के इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी खाना प्रोवाइड करें। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी हमने कहा है अपने बहुत सारे हमदर्द लोगों को कि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ कैंप साइट में दिलवाएं। और जो भी इर्द गिर्द के गांव, कॉलोनीज या हैं लोग रहते हैं, उनको जब भी कभी कोई इस किस्म की जरूरत हो तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर उनको प्रोवाइड करें। साथ में हॉस्पिटल है, वहां भी खाना पहुंचाना हमने शुरू किया है। उनके पास बेड नहीं थे, हमने 20 बल्कि ये जो स्ट्रेचर होते हैं वो प्रोवाइड किए हैं। और इस तरह से लोगों को भी अपने कैंप के लोगों का तो हम ध्यान रखेंगे ही, कैंप के इर्द गिर्द भी जितनी जनता है दिल्ली की, उन्हें भी हमारा कोशिश है कि हम हर तरीके से कोरोना के संकट में उनकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से, मेडिकल ग्राउंड से जितनी भी मदद कर सकते हैं, प्रिवेंशन के नजरिए से जितनी भी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करेंगे। और इसमें किस सरकार अगर कोशिश करेगी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान ऑलरेडी खुदकुशियां कर रहे हैं ड्यू टू द क्राइसिस इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, नंबर 1। नंबर 2, वैसे भी बहुत अनटूवर्ड सिचुएशन में हम रह रहे हैं, जिसमें लोग गर्मी में, ठंडी में, बरसात में यहाँ रहने के लिए मजबूर है। तो लोगों को ना चाहते हुए भी इतना सफर करना पड़ रहा है, जर्नी में आना पड़ रहा है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसान ऑलरेडी इस आंदोलन के लिए, अपने डिमांड्स के लिए सैक्रिफाइस दे रहे हैं। अगर अभी उनको आते जाते दिल्ली के बगल में बैठे हुए अगर कोरोना से भी उनको अपनी जिंदगी देनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि इसको भी अपनी कुर्बानी समझते हुए किसान देंगे जरूर देंगे, क्योंकि ऐसे हालात में उनको एक साथ बैठने के लिए, इकट्ठे बैठने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। तो हमें वो जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़ रही है, उस कुर्बानी, उस सेक्रीफाइस के लिए किसानों को तैयार, मोर्चा कर रहा है, किसान तैयार है। और इसमें नालायकी जो है, लोगों को इतना जर्नी करके आना, एक्सीडेंट्स में मरना, धूप और ठंडी में मरना, और फिर इस ऐसे हालात जो पूरे देश में इतने संकट और संक्रमण वाले टाइम के समय में लोगों को ये मजबूर करना कि वो आंदोलन को जारी रखें, उसमें सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि सरकार झट से अपने 3 कानून वापस करे। दुनिया चलती रहती है, इन कानूनों से पहले कौन सी दुनिया नहीं चल रही थी, देश नहीं चल रहा था। तो सरकार शुड कम फॉरवर्ड विद ए ग्रेटर हार्ट, विद ए बिगर हार्ट, और किसानों के मुद्दों को हल करे, एड्रेस करे,
और अदरवाइज किसान जो है हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तमाम प्रिवेंशन के बावजूद भी, तमाम वैक्सीनेशन के बावजूद भी देश में जहां लोग इसकी कोरोना की भेंट चढ़ रहे हैं, वहां किसानों को भी भेंट चढ़ना पड़ेगा। वो अपनी कुर्बानी समझ के, अपनी सैक्रिफाइस समझ के किसान अपनी इसमें भी जान देंगे, और इसकी जिम्मेदारी जो है पूरी की पूरी केंद्र सरकार की होगी। हम अपने लिए ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी तमाम वो कोरोना के बचने के जो मेजर्स हैं वो दे रहे हैं, देंगे। और आने वाले दिनों में हमने पहले ही हमारे मोर्चे के साइड से ऑक्सीजन टैंकर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड निकलने के लिए जगह बना दी है, लेकिन आज तक दिल्ली के पुलिस ने वो बैरिकेड नहीं खोले आगे से। तो हमारी तरफ से हर कोशिश है कि इस मजबूरी के समय में भी हम जनता की हेल्प करें, मदद करें, कोरोना से बचाव करें, परहेज करें, खुद करें और लोगों को समझाएं। इसके बावजूद भी अगर कोई सैक्रिफाइस होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है।